नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हेमकुंड साहिब के कपाट आज खुल रहे हैं। आज सुबह 5 बजे पंच प्यारों के नेतृत्व में श्रद्धालुओं का पहला जत्था घांघरिया से हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हुआ। ठीक 10 बजे हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इस दिव्य पल के करीब 5000 श्रद्धालु साक्षी बने। हेमकुंड साहिब के दर्शनों को लेकर सिख श्रद्धालुओं में उत्साह बना हुआ है। शनिवार को गोविंद घाट गुरुद्वारे में अखंड साहिब को भोग अर्पित करने के बाद शब्द कीर्तन आयोजित किया गया। सुबह 8 बजे सेना और पंजाब से आए बैंड के मधुर धुन के बीच पंच प्यारों की अगुवाई में श्रद्धालुओं का पहला जत्था घांघरिया के लिए रवाना हुआ। हेमकुंड साहिब के 13 किलोमीटर लंबे पैदल आस्था पथ पर जगह जगह दुकानें खुलनी शुरू हो गई है, जिससे यात्रा मार्ग पर चहल पहल दिख रही है। गोविंद घाट में भी दुकानें खुलने से रौनक काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ पर हेमकुंड साहिब के दरबार कपाट आज से खुल चुके हैं और आपको बता दें कि पंच प्यारों के नेतृत्व में सुबह जस्ट 10 बजे जो है ये खोला गया और पहला जत्था घांघरिया से हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हुआ था। फिलहाल कल जो है वो गोविंद घाट में आपको बता दें कि गुरुद्वारे में अखंड साहिब का पाठ रखा गया, जिसमें भोग अर्पित किया गया, शब्द रखे गए, कीर्तन आयोजन किया गया और आज पंच प्यारों के साथ बैंड मधुर धुन के साथ हेमकुंड साहिब पहुंचा। पर हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र शास्त्री प्रताप जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, बताइएगा फिलहाल क्या कुछ वहां पर इस वक्त देखने को मिल रहा है, क्या कुछ दिव्य पल की झांकियां सामने आई हैं? बिल्कुल आम्रपाली जी, मैं आपको बताऊं कि उत्तराखंड का ये पांचवा धाम भी कह सकते हैं। सिख धर्म के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण ये स्थान है और इसका जो कपाट है, आज कपाटोद्घाटन है और आज से गोविंद घाट से यात्रा शुरू होगी और घांघरिया स्थित हेमकुंड साहिब पे सिखों का जो जत्था है वो लगातार पहुंचेगा। पूरे यात्रा सीजन में हजारों की संख्या में पूरे देश दुनिया से जो सिख धर्म पे आस्था रखने वाले लोग हैं वो वहाँ पहुंचते हैं। आपको बता दें कि इस हेमकुंड साहिब की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि इसके पहले जो ग्रंथी थे वो जो स्थानीय भिवंडर पालना गांव है वहाँ के हिंदू धर्म के अनुयायी नंदा सिंह जी थे और इसलिए इसकी महत्ता बढ़ जाती है। सचखंड साहिब से वहाँ पे सुखमनी साहिब को लाया जाता है और सुखमनी साहिब का वहाँ पे पाठ किया जाता है। तो इस तरह से देखें तो सिख धर्म के लिए बेहद महत्वपूर्ण ये स्थल है और उत्तराखंड में पांचवें धाम के तौर पे अपनी पहचान बनाता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन ने पहले ही यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी थी। वहाँ पे जो एजेंसियां हैं सरकार की, उन्होंने लग करके, चूंकि बर्फ बहुत ज्यादा वहाँ पे होती है, रास्ता बनाया गया है और आज से यात्रा वहाँ पे शुरू हो रही है। रूपाली जी, यहाँ पर फिलहाल अगर इस यात्रा को लेकर बात की जाए तो इससे कितना ज्यादा बेनिफिट जो है वो टूरिज्म के हवाले से मिलेगा, क्योंकि इस वक्त उत्तराखंड की साफ तौर पर बात करें एकदम एक तरफ चारधाम यात्रा, दूसरी तरफ हेमकुंड साहिब की यात्रा, दोनों बहुत ही प्रसिद्ध है। आपको बताऊं कि ये जो हेमकुंड साहिब है, मैंने पहले कहा कि ये उत्तराखंड के पांचवें धाम के तौर पे अपनी पहचान बना रही है और पिछले कई सालों से यहाँ पे यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश दुनिया के जो सिख धर्म के अनुयायी है, इवन हिंदू धर्म के अनुयायी भी वहाँ पे इस यात्रा पे जाते हैं। तो इस तरह कह सकते हैं, चूंकि उत्तराखंड की आर्थिकी ही चार धाम यात्रा और पर्यटन पे सुनिश्चित करती है, उसी पे आधारित है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या में जब पर्यटक आएंगे तो निश्चित रूप से उत्तराखंड की आर्थिकी को भी मदद मिलेगा। और चूंकि ये चार धाम यात्रा रूट कर ही है तो इस तरह से कह सकते हैं कि सरकार को इसके लिए कुछ अलग से व्यवस्था भी नहीं करनी पड़ती। जो चार धाम की तैयारियां है उसी के साथ हेमकुंड साहिब की तैयारियां भी चलती रहती है और लगातार वहां पर भी जो यात्री आते जाएंगे। तो निश्चित रूप से इसका एक अहम रोल उत्तराखंड के विकास में है, उत्तराखंड की आर्थिकी में है। यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से और हेल्थ फैसिलिटीज के हवाले से क्या कुछ तैयारियां की गई है तमाम नीचे से लेकर ऊपर यात्रा मार्ग तक? बिल्कुल रूपाली, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से हेमकुंड साहिब का महत्व है, जिस तरह से यहाँ पे तीर्थयात्रियों की संख्या लगातार हर साल प्रतिवर्ष बढ़ रही है, उसको देखते हुए यहाँ पे सरकार ने सारे जो इंतजाम है, सारे जो प्रबंध है वो किए हुए हैं। वहाँ पे बाकायदा चिकित्सकों की वहाँ पे तैनाती की गई है, पुलिस डिपार्टमेंट वहाँ पे काम कर रहा है जिससे ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके। आपको पता है गोविंद घाट से
घांगरिया तक जाने के लिए 4 व्हीलर नहीं जा सकता, वहां पे पैदल मार्ग से जाना पड़ता है। तो इस व्यवस्था को देखते हुए गोविंद घाट तक काफी भीड़ होती है गाड़ियों की, तो उन सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए सरकार ने भी सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। और आज तक की अगर बात करूं तो वहां पे यात्रा को सुचारू रूप से चलाने की सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा चुकी है। वीरेंद्र, एक तरफ कोविड भी आ चुका है और उत्तराखंड में 2 केसेस जिसके चलते चारधाम यात्रा पर भी अब काफी ध्यान रखना होगा, हेमकुंड साहिब वाली यात्रा पर भी काफी ध्यान रखना होगा। क्या इसको लेकर कोई एडवाइजरी आई है जो यात्री वहां पर अब आएंगे, क्योंकि आज से ये शुरू हो चुका है सिलसिला? बिल्कुल रूपाली जी, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से कोविड ने पूरे देश में दस्तक दी है, उत्तराखंड में कोविड को लेकर के एक अलग तौर पे, विशेष तौर पे तैयारियां की गई। हालांकि अभी एसओपी चारधाम यात्रा और ऐसी यात्राओं के लिए कोई स्पेशल एसओपी नहीं लागू की गई है, लेकिन आपको बता दें कि जो कोरोना की एसओपी थी वो कंटिन्यूड है। और अब जिस तरह से कोरोना का संकट बढ़ रहा है, तो शायद 1-2 दिनों में सरकार इसमें कोई अलग से एसओपी जारी करे कि किस तरह से यात्रियों को किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा। कितना लगता है कि आंकड़ा कहीं ना कहीं इस बार पिछले साल के हवाले से पार कर पाएगा, क्योंकि यात्रा की अगर बात की जाए ओवरऑल बढ़ोतरी ही हमेशा देखने को मिली है, क्योंकि फैसिलिटीज एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी देता है तो और ज्यादा लोग श्रद्धालु अट्रैक्ट होते हैं इन डेस्टिनेशंस की तरफ। बताया कि चारधाम यात्रा अप्रैल से ही शुरू हो गई थी, लेकिन बीच में भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव उत्पन्न हुआ उसका उस यात्रा पर भी काफी असर पड़ा। तो बीच में यात्रा काफी धीमी हो गई थी, लोगों की संख्या काफी कम हो गई थी। लेकिन अब जैसे ही दोनों देशों में शांति का माहौल बना है, उसके बाद से एक बार फिर बेतहाशा वृद्धि चारधाम यात्रियों में हुई है। और क्योंकि चारधाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, उस रजिस्ट्रेशन के आधार पर कह सकते हैं कि तीर्थयात्रियों का जो विश्वास है उत्तराखंड की यात्रा पे आने का वो बढ़ा है और वो संख्या भी बढ़ रही है। इसी तरह से अगर आज की बात करें, गोविंद घाट से जो यात्रा शुरू हो रही है हेमकुंड साहिब की, इसमें भी यात्रियों की संख्या बहुत बेतहाशा बढ़ रही है। तो पूरी उम्मीद है, सरकार ने भी इस बार उम्मीद जताई है कि इस बार जो संख्या है 50 लाख के ऊपर जाएगी। तो उसी संख्या को देखते हुए सारी व्यवस्थाएं भी सरकार ने वहां पे सुनिश्चित की है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ ब्यूरो चीफ उत्तराखंड जुड़े हुए थे फोन लाइन पर, और तमाम जानकारी हेमकुंड साहिब यात्रा के हवाले से, जहां पर आज 10 बजे कपाट खोल दिए गए हैं। पंच प्यारों के साथ जत्था रवाना हुआ और काफी उत्साह श्रद्धालुओं में और भक्तजनों में देखने को मिला। आगे बढ़ेंगे जहां पर हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में जिला समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक सीसीआर सभागार में संपन्न हुई। बैठक में उन्होंने जनपद में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान कहा कि जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह हैं। प्रतिनिधियों द्वारा जो भी मुद्दा उठाया जा रहा है, अगली मीटिंग में उन मुद्दों के समाधान होने चाहिए। अगर इन मुद्दों का समाधान नहीं हो सकता है तो उस पर स्पष्ट जवाब दें कि हमारे पास समाधान नहीं है, ताकि स्थिति में आगे का रास्ता निकाला जा सके। वहीं सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जनहित के मुद्दे किसी की लापरवाही से अनावश्यक लंबित न रह पाए। उन्होंने दिव्यांग, गरीब, महिलाओं आदि के प्रति शालीनता एवं अच्छा रवैया अपनाने के लिए कहा और कहा कि जो गलत व्यवहार करता है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। समीक्षा बैठकें होती हैं और जो भारत सरकार की जो भी योजनाएं वो इसमें सम्मिलित होती हैं, जो लगभग 5 दर्जन से अधिक है। उनकी प्रगति समीक्षा की गई और कुछ जनप्रतिनिधियों के सवाल होते हैं, कुछ जनता से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं, उनका क्रियान्वयन बेहतर तरीके से होना चाहिए, ये प्रयास रहता है। तो मुझे अच्छा लगा कि कुछ विषयों को अगर छोड़ दिया जाए तो कार्य की प्रगति अच्छी है। अमूमन किस तरह की समस्याएं देखने को मिली? देखो, समस्याएं कुछ सीजनल होती है, जैसे अब गर्मी का सीजन है तो पेयजल संबंधी समस्याएं होती हैं, कुछ दिन बाद बारिश से संबंधित समस्या होंगी, जल भराव से संबंधित समस्याएं हैं। तो उनको लेकर के प्रशासन को अलर्ट किया है कि जो हमारा
आपदा न्यूनीकरण विभाग है, जिलाधिकारी के पर कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो आपदा के समय वो उपयोग करते हैं, तो उनका इस्तेमाल करके जनता को तकलीफ न हो, इस बात की वो सुव्यवस्था करें। हल्द्वानी में नगर आयुक्त ऋचा सिंह की सतर्कता ने एक बड़ा खुलासा किया है। शहर में स्कूटी के जरिए हो रही अवैध शराब की डिलीवरी का पर्दाफाश किया गया। नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने बताया कि मॉनसून के चलते नालियों की सफाई कर रही थी, उसी समय एक संदिग्ध स्कूटी सवार को धर दबोचा गया। स्कूटी की तलाशी लेने पर उसमें से भारी मात्रा में शराब की बोतलें बरामद हुई। नगर आयुक्त ने साफ किया कि शहर में इस तरह के अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किया गया है, मैं नालियों की सफाई का कार्य देख रही थी, उसी समय एक स्कूटी पर एक ज़्यादा एज नहीं थी, 18 साल का ही हम कह सकते हैं कि जो है युवा था, और वो देखने के बाद उसने स्कूटी अपनी रोक दी और भागने लग गया। तो डाउट हुआ और जब खोल कर देखा गया तो स्कूटी में हमको जो शराब की बोतलें हैं वो मिली हैं। आबकारी की टीम को मौके पर बुलाया गया है, उसकी स्कूटी को सीज किया गया है और बाकी इसमें आबकारी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है और टीम के सुपुर्द उसको कर दिया गया है। भारतीय सैनिकों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और उनके सम्मान में जहां भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में शौर्य तिरंगा यात्रा निकाल रही है, वहीं उत्तराखंड कांग्रेस अब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जय हिंद रैली निकालने जा रही है, जिसकी शुरुआत कुमाऊं की आर्थिक राजधानी यानी हल्द्वानी से हुई। 1 जून से शुरू होने जा रही है जय हिंद रैली के सफल बनाने के लिए शनिवार को हल्द्वानी में कांग्रेस स्वराज आश्रम में एक बैठक का आयोजन हुआ, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के अलावा कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में रैली को सफल बनाने का आह्वान किया गया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने कहा कि देश के वीर सैनिकों के अदम्य साहस, बलिदान और सम्मान को नमन करते हुए कांग्रेस जय हिंद रैली निकालने जा रही है। उत्तराखंड में इस रैली का शुभारंभ हल्द्वानी से किया जाएगा। ये रैली विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत भारत की सैन्य ताकत और देशभक्ति को समर्पित होगी, जिसमें हमारे सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की ओर से होने वाली साजिशों और आतंक को मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो आगे बढ़ेंगे, जहां पर प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा स्टेडियम के नाम बदलने को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि कांग्रेस का काम अब सिर्फ अफवाह उड़ाना रह गया है। कांग्रेस के प्रदेश के लोगों के सिर्फ भ्रमित किया जाता है, और जबकि स्टेडियम के नाम बदलने को लेकर पहले ही ये कह दिया गया है कि किसी भी स्टेडियम का नाम नहीं बदला जाएगा। देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मुझे लगता है कि उनमें आपस में समन्वय नहीं है। अध्यक्ष कुछ कहते हैं और उनके बड़े और दूसरे और अन्य नेता कुछ और कहते हैं, तो मुझे लगता है और बार बार वो मुंह की खाते हैं। तो और इस समय एक बार फिर उन्होंने जो है स्टेडियम के नाम को लेकर के कल से एक सीगुफा उड़ा रखा है और भ्रम की स्थिति को पैदा किया है जनमानस के बीच में। मुझे लगता है कि सरकार ने क्लियर कर दिया है और जो है उसमें लेटर भी जारी हो गया है, विज्ञप्ति भी ये जारी होगी कि किसी भी स्टेडियम का नाम नहीं बदला गया, बल्कि एक अच्छे तरीके से, एक बेहतर तरीके से उन स्टेडियमों को चलाया जाए। इन सारी चीजों की ओर काम किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस को बार बार केवल और केवल राजनीतिक रोटियां सेकनी है और इसीलिए स्टेडियम को लेकर के वो हा उल्ला मचा रहे हैं और गलत स्थितियों को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सरकार की मंशा कतई ऐसी नहीं है कि स्टेडियमों के नाम चेंज हो, बल्कि और बेहतर तरीके से। क्योंकि देखिए, हर चीज का एक परिवर्तन होता है, चलता है, एक अपना इतिहास होता है, इतिहासकारों के नाम से ये सारी चीजें रखी जाती हैं, तो ऐसा नहीं है। पर कांग्रेस की जो स्थिति है, जो उनकी मानसिक स्थिति है, ना ही तो अध्यक्ष के साथ समन्वय रहता है, उन नेताओं का केवल एक होड़ रहती है कि हम पहले कैसे मीडिया में आए और उनकी सुर्खियां कैसे बने। मसूरी की ओर से आने वाले पर्यटकों को कुठाल गेट पर पुलिस द्वारा रोके जाने पर स्थानीय व्यापारियों में भारी आक्रोश देखा गया। पर्यटन सीजन के पीक टाइम पर इस तरह के प्रतिबंधों से व्यापार पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह से ही कई वाहनों को कुठाल गेट पर रोककर मसूरी में प्रवेश नहीं करने दिया गया है। उन्होंने कहा कि वे मसूरी से होते हुए चारधाम यात्रा पर जाना चाहते हैं, परंतु पुलिस उनको जाने नहीं दे रही है
और उनको वहां से वापस कर दिया, जिससे उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मसूरी व्यापार मंडल के अध्यक्ष रजत अग्रवाल और महामंत्री जगजीत कुकरेजा ने कहा कि मसूरी की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पर्यटन पर निर्भर है। अगर इसी तरह पर्यटकों को रोका जाएगा तो व्यापार बर्बाद हो जाएगा। हम पहले ही कोविड के कारण भारी नुकसान झेल चुके हैं। वे हाल में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के कारण उत्तराखंड के पर्यटन व्यवसाय को भी भारी नुकसान हुआ है, और जब पर्यटन सीजन ने हल्की रफ्तार पकड़ी तो प्रशासन और पुलिस द्वारा बिना सोचे समझे प्लान तैयार कर कुठाल गेट पर टेम्पो ट्रैवलर और बिना बुकिंग के मसूरी आने वाले पर्यटकों को वापस भेजा जा रहा है। मेरा नाम विपिन है जी। कहाँ से आए यहाँ पर कुठाल गेट चेक पोस्ट क्यों रोका गया आपको? ये बोल रहे हैं प्रशासन के ऊपर जाम लगा हुआ है। आपके साथ कितनी सवारी है? मेरे साथ 25 सवारी है। सवारी कहाँ से आई है सवारी? हरिद्वार सवारी गुजरात से आई है, लेकिन मैं हरिद्वार से आया हूँ उनको लेके। क्या कह रहे हैं? मसूरी घुमाने के लिए। प्रशासन बोल रहा है कि जो ऊपर जाम लगा हुआ है गाड़ी की जाने नहीं देंगे। आपको काफ़ी परेशानी हो रही है? जो आपके साथ यात्री आए हैं बहुत परेशान है जी, यात्री भी परेशान है, हम भी परेशान हैं। मेरा नाम है भाविन पटेल। कहाँ से आए आप? हम अहमदाबाद से आए हैं और हमें यहाँ पे रोका गया है। बोला है कि डीएम साहब का ऑर्डर है, ऊपर हम नहीं जाने देंगे यहाँ से आगे। बड़ी गाड़ी। हम 25 लोग रखे हैं। हमको मसूरी जाके वापस आना है, फिर भी हमें नहीं जाने देते। ट्रैफिक बहुत हो गया है, तो बड़ी गाड़ी का ऊपर जाने देने का मना कर रहे हैं। छोटी गाड़ी करके आप जा सकते हो, बड़ी गाड़ी का ट्रैफिक की वजह से रिटर्न नहीं हो पाएगा, दिक्कत है। ऐसा साहब ऊपर से ऑर्डर है, ऐसा बोला है साहब लोगों ने, ऐसा है अभी। काफ़ी आपके साथ बच्चे भी हैं, काफ़ी परेशानी हुई आपको? हाँ, परेशानी तो हो रही है, लेकिन अभी भीड़ भी इतनी है, रस भी उतना है, तो क्या करें। हम भी अभी सोचते हैं, हम भी ट्रैवल्स के थ्रू आए, उनको कॉल किया है, तो वो लोग क्या करते हैं देखते हैं। प्रशासन की जो निर्णय लिए जा रहे हैं बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में यहाँ पर निर्णय लिए जा रहे हैं। मसूरी का पर्यटन वैसे ही प्रभावित हो रखा है, और अब कुछ सीज़न शुरू हुआ है तो यहाँ कुठाल गेट पे गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं। बिल्कुल आपका कहना ठीक है। देखिए, जिस तरीके से अभी ये पाकिस्तान के साथ हमारी जो लड़ाई हुई थी, उसके बाद सीज़ फायर के बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे पर्यटन दोबारा शुरू रफ्तार पकड़ने लगा था, और जैसे ही अभी देखिए तुरंत थोड़ा सा रफ्तार पकड़ा है और एकदम प्रशासन द्वारा एक नया सा फरमान जारी कर दिया गया है कि वो कुठाल गेट में देखा जा रहा है कि वहाँ पर गाड़ियाँ रोकी जा रही है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और घोर विरोध करते हैं, और प्रशासन को भी हम आपके माध्यम से सचेत करना चाहते हैं कि इस तरह के निर्णय, एक तरफा निर्णय ना लें, बिना स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लिए और मसूरी वासियों को कॉन्फिडेंस में लिए वो एक तरफा निर्णय कर देते हैं और कहीं पे गाड़ी रोक लेते हैं, कहीं पे कुछ नया निर्णय आ जाता है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। और अगर यदि प्रशासन का इसी तरह का रवैया रहा तो मजबूर होके हम लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ेगा। प्रशासन के खिलाफ भी यदि आंदोलन करना पड़ेगा तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि देखिए ये मसूरी वासियों की रोजी रोटी का सवाल है, और जब देखिए रोजी रोटी पे आएगी तो आंदोलन भी करना पड़े तो मसूरी वासी कहीं पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा जो एक कदम उठाए गए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मसूरी जो एक पर्यटन नगरी है, उत्तराखंड जो पर्यटन प्रदेश है, वहाँ पर अगर टूरिस्ट पर्यटक भाई बहन हमारा अगर अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, अगर उसे जाने आने की मनाही होगी, तो कहीं भी पर्यटन प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता। आज एक दिन को जो टूरिस्ट मसूरी आ रहा है उसको आने नहीं दिया जा रहा। 4 धाम जाने वाला टूरिस्ट अगर मसूरी घूमकर जाना चाह रहा है उसे रोका जा रहा है। अगर कुछ युवक युवती मसूरी घूमना आना चाहते हैं, जो बालिग हैं, उनके पेपर चेक करे जाते हैं, उन्हें परेशान किया जाता है, उन्हें रोका जाता है। इस प्रकार से पर्यटन की रीढ़ की हड्डी पूर्ण रूप से मसूरी में टूट रही है और आगे टूटेगी अगर प्रशासन, जिला प्रशासन के यही कदम रहे। पर क्या मानते हैं इसको लेकर? अब आपकी भी तो जिम्मेदारी देखिए, बनती साथ है। साथ मैं बताना भी चाहूँगा कि हमने जिला प्रशासन को कई बार सचेत करा है कि इस प्रकार का रवैया पर्यटन के लिए ठीक नहीं है, पर्यटन व्यवसायियों के लिए हमारे लिए ठीक नहीं है। चाहे एक छोटा व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, होम स्टे स्वामी हो, होटेलियर हो, टैक्सी संचालक हो, 2 व्हीलर टैक्सी संचालक हो, एक पटरी वाला हो, मजदूर हो, रिक्शा चालक हो, सभी के लिए ये एक बहुत ही एक विपरीत स्थिति है जहाँ पे सभी वर्गों को नुकसान हो रहा है। और मसूरी, क्योंकि मसूरी जो है पूर्ण रूप से पर्यटन पर निर्भर है, अगर इस प्रकार से पर्यटकों को रोका जाएगा तो आने वाले समय में 100% जो है इसका नुकसान मसूरी के व्यापारियों, मसूरी के निवासियों को होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। पहले 2 साल कोरोना में गए, फिर एक साल अधिकांश रूप से बारिशों में गया, चीज़ों को संभलने में लगा, और अब जब चीज़ें पटरी पे आ रही थी तो इंडिया
भारत पाकिस्तान में जो आपसी तनाव हुआ उसकी वजह से हमें भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। आज 50% जो व्यापार है उसमें घटोतरी हुई है। 50% व्यापार मई महीने का घटा है। 50 करोड़ के नुकसान का अनुमान पूरे मसूरी। चलिए अभी के लिए इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।